वालेकुम। तो लास्ट टाइम हमने नाइन्थ क्लास की कंप्यूटर का चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक एल्गोरिथम डिस्कस किया था। तो उसमें स्टार्टिंग जो हमने मोटे मोटे से कह लें पॉइंट्स जो थे उन्हें डिस्कस किया था, जैसे एल्गोरिथम की डेफिनेशन देखी थी, थोड़ी सी एग्जांपल्स देखी थी, उसके अलावा उसके अंदर यूज़ होने वाले स्टेप्स देखे थे। तो अब उससे आगे कुछ चीज़ें हैं जो एल्गोरिथम के बारे में ज़रूरी हैं, जो आपकी बुक में दी गई हैं, वो आज डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहली चीज़ है एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। आईडी सीरीज है तो इसके अंदर उसने क्वेश्चंस बना के दिए हुए हैं। तो वो पूछ रहा है, सपोज अ एल्गोरिथम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम, अ प्रॉब्लम हैज मल्टीपल एल्गोरिथम। कहता है एक प्रॉब्लम के ना मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। हाउ वुड यू चूज द मोस्ट एफिशिएंट वन। एफिशिएंट होता है सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट जो एल्गोरिथम। जैसे अब हमने प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करना है तो हम वो सोल्यूशन लेते हैं जो बेस्ट होता है सब में से। अब बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होता है, ये हम स्टार्टिंग के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग के स्टेप्स के अंदर पढ़ाए हैं, फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन। तो बेस्ट सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिस जो कम टाइम कंज्यूम करे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसके रिसोर्सेज जो हैं वो कम कम कंज्यूम करे और इजी हो सबसे। तो वही कह रहा है कि एफिशिएंट जो है वो एल्गोरिथम कौन सा होगा। एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स, एग्जांपल्स के साथ कहता है जी एक्सप्लेन करें। अब एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स ये हमने पहले ही पढ़ लिया है, समझाया आपको कि जो सबसे अच्छा एल्गोरिथम होगा प्रॉब्लम के लिए, प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, वो हमारा क्या कहलाएगा, एफिशिएंट, मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम। और उसकी जो अच्छा होने की सिफ्त है ना, उसे कहते हैं एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम्स। तो एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम यहाँ पे उसने क्या दी हुई है डेफिनेशन, अ प्रॉब्लम में बी सॉल्व्ड विद मल्टीपल एल्गोरिथम्स। कहते हैं एक प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के एल्गोरिथम्स के साथ सॉल्व की जा सकती है। एल्गोरिथम्स की जगह थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सिर्फ यहाँ पे सोल्यूशन का वर्ड डाल के देखें। हमने ये पहले भी पढ़ ली हुई है ये लाइन। कहता है प्रॉब्लम में बी सॉल्व विद मल्टीपल सॉल्यूशंस, कि एक प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ किस्म के सॉल्यूशंस के साथ सॉल्व हो सकती है। और अब जो सॉल्यूशन है उसी को हमने अगर स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेट के अंदर लिखे तो वो एल्गोरिथम बन जाता है। तो जितने उसके हमारे पास सोल्यूशन होंगे एक प्रॉब्लम के, उतने ही ज्यादा हमारे पास उसके एल्गोरिथम्स बन सकते हैं। ठीक है, ईच एल्गोरिथम इज डिफरेंस इन एफिशिएंसी। कहता है हर एल्गोरिथम जो है दूसरे की एफिशिएंसी से मुख्तलिफ होगा। यानी एक जो है एक 10 मिनट में सॉल्व होगा, एक उससे थोड़ा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है, एक उससे थोड़ा कम टाइम कंज्यूम कर सकता है। यही चीज उसने कही है कि एक एल्गोरिथम की एफिशिएंसी दूसरे एल्गोरिथम से कम या ज्यादा होगी, उसके बराबर नहीं होगी। एक एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट होगा, एक एल्गोरिथम कम एफिशिएंट होगा। द मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम शुड बी सिलेक्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कहते हैं जो सबसे ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम होगा, जो सबसे बेस्ट एल्गोरिथम होगा, सबसे बेस्ट सोल्यूशन का जो एल्गोरिथम बनाया जाएगा वो होगा एफिशिएंट एल्गोरिथम। सबसे ज्यादा एफिशिएंट एल्गोरिथम वही होगा, तो वो सिलेक्ट कर लिया जाएगा प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। द एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिथम इज मेजर्ड ऑन द बेसिस ऑफ टू फैक्टर्स एज फॉलोज। कहते हैं दो जो फैक्टर्स है ना, दो चीजों की बुनियाद के ऊपर ना हम एफिशिएंसी को जज करते हैं। दो चीजों के ऊपर जो एफिशिएंसी है एल्गोरिथम की वो मापी जाती है। ठीक है, अब उनमें पहली चीज क्या है, नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अब हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे फ्लो चार्ट है, उसके भी हम स्टेप्स के जरिए मेजर करते हैं ना, कि अगर जैसे अब लेंथी सोल्यूशन होगा तो उसके ज्यादा स्टेप्स बनेंगे तो वो अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि लेंथी सॉल्यूशंस के लिए तो फ्लो चार्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है, वो अच्छा काम नहीं करेगा फ्लो चार्ट लेंथी सॉल्यूशंस के लिए। ठीक है, ये हम उसके डिसएडवांटेजेस में पढ़ा है। तो यही बात उसने यहाँ पे की है कि नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्टेप्स इन एल्गोरिथम इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेजर इट्स एफिशिएंसी। कहते हैं जो नंबर ऑफ स्टेप्स है ना, कि किसी भी एल्गोरिथम की ना एफिशिएंसी देखने के लिए सबसे जरूरी फैक्टर है। एन एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट, कहता है एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होगा इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स। वही बात आगे कहते हैं जितने कम स्टेप्स होंगे एक एल्गोरिथम के अंदर वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, तो सॉल्व अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस एल्गोरिथम में कम से कम स्टेप्स होंगे एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए, वो एल्गोरिथम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, यही हमें सोल्यूशन में भी पढ़ा है, जो सबसे छोटा सबसे आसान सोल्यूशन होगा वही हमारा बेस्ट सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है जी स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी। अब जो हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है, उसे हम कंप्यूटर के अंदर भी तो मेजर कर सकते हैं।
कंप्यूटर के अंदर भी लिख सकते हैं। तो वो कहता है जो सबसे कम मेमोरी कंज्यूम करेगा कंप्यूटर के अंदर वही हमारा सबसे एफिशिएंट होगा। अब ऊपर वाली बात को थोड़ी देर के लिए याद रखें, कहता है नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर उसके स्टेप्स के नंबर ज़्यादा होंगे तो उसके अंदर राइटिंग ज़्यादा होगी, उसके अंदर हमारे जो करेक्टर्स आएंगे या अल्फ़ाबेट्स आएंगे वो ज़्यादा होंगे। तो एक अल्फ़ाबेट जो है वो जितना भी छोटा है पर उसने मेमोरी तो कंज्यूम करनी है ना कंप्यूटर के अंदर। तो जितने कम होंगे नंबर ऑफ स्टेप्स उतनी कम वो मेमोरी कंज्यूम करेगा, जितनी कम वो मेमोरी कंज्यूम करेगा उतने कम उसके अंदर लफ्ज होंगे या उतने ही कम उसके अंदर स्टेप्स होंगे उसके। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, इसने क्या लिखा हुआ है। कहता है द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम में नीड टू स्टोर द डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। कहता है एक जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है ना वो कंप्यूटर मेमोरी यूज करता है उसको उसके अंदर डाटा को स्टोर करवाने के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहता है एग्जाम्पल के तौर पर द इनपुट डाटा एंड द रिजल्ट्स ऑफ एनी कैलकुलेशन। कहता है इनपुट डाटा जो हमने इनपुट किया हुआ है या उसके रिजल्ट्स कैलकुलेशंस के आर स्टोर्ड इन मेमोरी, वो मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। द स्पेस इन मेमोरी इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिथम। कहता है जो मेमोरी होती है ना, स्पेस जो होती है मेमोरी की, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। ठीक है, आगे वो कह रहा है एन एल्गोरिथम इज मोर एफिशिएंट इफ इट टेक लेस स्पेस इन द कंप्यूटर। वही बात आगे कहता है जितनी कम मेमोरी कंज्यूम करेगा उतना ज्यादा एल्गोरिथम जो है वो हमारा एफिशिएंट होगा। इसके अंदर क्या था, जितने कम स्टेप्स वो उसके होंगे वो उतना ज्यादा एफिशिएंट होगा। वही बात, जितने कम वो स्पेस कंप्यूटर मेमोरी के अंदर कंज्यूम करेगा उतना हमारा एल्गोरिथम ज्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, आगे उसने एग्जाम्पल दिए, ये पैरा छोड़ गया मैं, ये पढ़ते हैं। एन एल्गोरिथम में हैव मोर नंबर्स ऑफ स्टेप्स बट मे टेक लेस मेमोरी स्पेस। कहता है एक एल्गोरिथम के अंदर ज्यादा स्टेप्स तो हो सकते हैं पर वो मेमोरी कम कंज्यूम करेगा। एंड अदर एल्गोरिथम में हैव द लेस नंबर ऑफ स्टेप्स बट मे टेकन मोर मेमोरी स्पेस, मगर वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करेगा। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये स्टेप्स हैं, स्टेप 1 2 3 4 5 6, जितने भी लगा लें हमारे पास 6 स्टेप्स हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सिंपल काम हो रहा है, ये सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हमारे पास इससे कम स्टेप्स हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड करना, ये दो हैं। यहाँ पे हमने एक इनपुट दी, प्रोसेसिंग दी, 5 स्टेप्स लगा लें। ठीक है, यहाँ पे हमने उसके अंदर गो टू ऑपरेशन लगा दिया। ठीक है, कंडीशन ऑफ गो टू लगा दी। ठीक है, अगर ये होगा तभी हमारा ये डिस्प्ले करवाएगा, वरना वो डिस्प्ले ही नहीं करवाएगा, वो दोबारा ऊपर भेज देगा, वो फिर नीचे आ गया फिर ऊपर, मगर वो हमें नजर तो नहीं आ रहा। हमारा तो काम ये सिर्फ 5 स्टेप्स के अंदर हो रहा है, बट वो जितनी मरतबा ऊपर जाएगा, जितनी मरतबा वो रिजल्ट देगा, उतनी मरतबा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ये सब चीजें स्टोर होंगी। ठीक है, उतनी मरतबा उसने दोबारा इनपुट देनी है, फिर वो सॉल्व होगा, फिर एंड पे आके वो आउटपुट निकालेगा, बट वो सेम नहीं होगी, फिर आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाएगा बट वो स्टोर होगी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। ठीक है, जब एक्चुअल आउटपुट आएगी तब वो शो करवाएगा और फिर हमारा एल्गोरिथम एंड हो जाएगा। यही बात उसने की है। कहता है ये जरूरी नहीं है जिस एल्गोरिथम के स्टेप्स ज्यादा हों वो ज्यादा ही मेमोरी कंज्यूम करे, हो सकता है वो कम मेमोरी कंज्यूम कर ले, और जिसके स्टेप्स कम है ये भी मुमकिन नहीं है कि जिसके स्टेप्स कम है वो कम ही मेमोरी कंज्यूम करेगा, हो सकता है वो ज्यादा मेमोरी कंज्यूम कर ले। ठीक है, द एल्गोरिथम मस्ट बी सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। कहता है जो हमें रिक्वायर्ड होती है ना सॉल्यूशंस के अंदर, उसके मुताबिक एल्गोरिथम को सिलेक्ट किया जाता है। एन एल्गोरिथम दैट टेक लेस मेमोरी स्पेस मे बी सिलेक्टेड। तो जो कम मेमोरी लेता है वो सिलेक्ट किया जाता है इफ द कंप्यूटर डज नॉट हैव मच मेमोरी स्पेस, क्योंकि हमारे कंप्यूटर के अंदर अगर इतनी ज्यादा मेमोरी ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों का मोबाइल है, उसके अंदर आपने एक मूवी करनी है, अब आपके मोबाइल में तो स्पेस है ही नहीं, अब आप उसकी क्वालिटी को डाउन कर लोगे। ठीक है, 720p के आप करवाते हैं तो अब आप उसको 480 पे ले आएंगे, 560 पे ले आएंगे, तो उसकी थोड़ी सी क्वालिटी डाउन होगी बट वो मूवी आपके मोबाइल फोन के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही उसने कहा है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी स्पेस होगी आप उसके हिसाब से एल्गोरिथम चूज करेंगे। अब उसने एग्जाम्पल भी दी हुई है नीचे, जरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 कहता है सपोज अ प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व विद 2 डिफरेंट एल्गोरिथम्स। एक प्रॉब्लम है जो 2 मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स से सॉल्व हो सकती है। द एल्गोरिथम 1 सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन 10 स्टेप्स। पहला जो एल्गोरिथम है वो 10 स्टेप के अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। द एल्गोरिथम 2 सॉल्व्स द प्रॉब्लम इन 15 स्टेप्स। जो दूसरा एल्गोरिथम है
15 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर रहा है। इन दिस सिचुएशन, इन हालात में एल्गोरिथम 1 इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट देन एल्गोरिथम नंबर 2। तो कहते हैं इन हालात में एल्गोरिथम नंबर 1 जो है वो ज्यादा एफिशिएंट कंसिडर किया जाएगा। उसकी वजह क्योंकि स्टेप्स उसके अंदर कम है। देखने में भी हमें यही लग रहा है कि जो कम स्टेप्स हैं वो कम मेमोरी कंज्यूम करेगा। और जो सेकंड है उसके तो स्टेप्स ही 15 है, 5 स्टेप ज्यादा है फर्स्ट वाले सोल्यूशन से, तो वो जो है ज्यादा एफिशिएंट काउंट नहीं किया जाएगा। यही उसने एग्जांपल दिए। अब सेकंड एग्जांपल क्या है, कहता है सपोज द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज रिक्वायर्ड। ये उन्होंने सीरीज दी है 1 2 3 4 5 प्लस सोन टू 99 तक। कहते हैं ये सीरीज है और इनका सम लेना है। तो ये अब कैसे लेंगे, एल्गोरिथम बनाएंगे। अब क्या कह रहा है, कहता है अबव प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व इन डिफरेंट वेज एज फॉलोज। कहता है नीचे दिए गए हैं तो ये इन सब से सॉल्व हो सकती है प्रॉब्लम। सोल्यूशन नंबर 1 उसने अब क्या दिया है, कहता है स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1 एंड कीप ऑन एडिंग ऑल नंबर्स टिल 99। कहता है 1 से शुरू करें और 99 तक सबको प्लस करते जाएं। ठीक है, द रिजल्ट इज 4950 और ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए जितने नंबर्स आएंगे हम उतने स्टेप बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल स्टेप नंबर 1 में हम करेंगे स्टार्ट। ठीक है, स्टेप नंबर 2 के अंदर हम क्या करेंगे, इनपुट देंगे 1 2 3 2 9। ठीक है, अब उसके बाद हम अब कंडीशन लगाएंगे। हम कहेंगे जी हमें चाहिए ए, कह देंगे जी ए इज इक्वल टू 99, नहीं ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, उसके बाद इसके अंदर एक प्लस करवाते रहेंगे। कहें जी बी इज इक्वल टू 1। इनको ऐसे प्लस करवाते रहेंगे। 2 के अंदर ए, बी के अंदर ए प्लस करवा देंगे, 3 4 5 6 7 8 9 10 इनको प्लस करवाते जाएंगे तो ये आंसर देता ही जाएगा। ठीक है, एक तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड सोल्यूशन उसने क्या दिया हुआ, कहता है मेक पेयर्स ऑफ नंबर्स सच एज 1 प्लस 99 2 प्लस 98 3 प्लस 97। तो ऐसे कहता है एंड तक आपने ना पेयर बना लेना। ठीक है, वेयर ईच पेयर गिव्स दी 100 आंसर, हर पेयर जो 100 आंसर दे। ऐसे अगर पेयर बनाएंगे तो वो तो इजीली हमारे साथ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत इजी है। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप क्या कहता है, ये 100 जो आंसर दे, उसके बाद कहता है काउंट टोटल नंबर ऑफ द पेयर्स विच इज 49 एंड मल्टीपल इट मल्टीपल इट विद 100 और इसको 100 के साथ मल्टीपल इसके मल्टीपल ढूंढ लें। द रिजल्ट विल बी 49 मल्टीप्लाई बाय 100। वो 49 मल्टीप्लाई बाय 100 जब करेंगे तो 4900 आंसर आ जाएगा। एड 50 एज इट कैन नॉट फिट इन एनी पेयर। मतलब 50 एक पेयर के अंदर नहीं आएगा, किसी भी पेयर के अंदर। तो उस रिजल्ट को जो हमने निकाला लास्ट स्टेप में उसके अंदर 50 को प्लस कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकली उसने बताई हुई है चीज। ठीक है, ये आपको ऐसे ही समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग को ना घुमा के उसने बताया हुआ है। बट ये सोल्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट है, देखने में डिफिकल्ट है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं थर्ड में। कहता है जी द अबव सम ऑफ अबव सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। कहता है दिया गया फार्मूला जो है यूज करके तो हम इसका जो सम है वो ढूंढ सकते हैं। एन इंडिकेट द लास्ट टर्म 99। ये 99 जो है लास्ट टर्म है तो इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। अब ये देखें इसने ये फार्मूला दे दिया, कहते हैं इसके अंदर आप पुट करें चीज़ें और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये इसने आंसर दे दिया। अब इन सब के अंदर देखें, पहला सोल्यूशन ये है, दूसरे के अंदर 3 स्टेप्स उसने वैसे ही बता दिए, तो जब हम इसे सॉल्व करने लगेंगे तब तो ज़्यादा स्टेप्स आ जाएंगे। तो ये देखें हम इसके अंदर सीधा सीधा उसने फार्मूला दिया है, आप वैल्यूज पुट करके आंसर ले लें, सॉल्व करवा। तो ये हमारे ख्याल में सबसे इजी है, देखने में नजर आ रहा। अब आगे देखते हैं जी ईच ऑफ द अबव सॉल्यूशन सॉल्व द प्रॉब्लम इन डिफरेंट नंबर्स ऑफ स्टेप्स। कहते हैं डिफरेंट नंबर्स के अंदर वो सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। दीज सॉल्यूशंस में टेक डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस इफ दे आर यूज्ड इन कंप्यूटर। कहते हैं अगर कंप्यूटर के अंदर यूज करें तो ये बहुत सारी स्पेस कंज्यूम कर सकती हैं। ठीक है, अब जरा दोबारा ऊपर थोड़ा सा गौर करेंगे। इसके अंदर हम हर स्टेप 99 स्टेप्स बनेंगे इसके, सिर्फ इनको ऐड करवानी। 1 + 2
फिर +3 +4 +5 +6 +7, ठीक है। इसके जितने पेयर बनेंगे उतने स्टेप्स बनेंगे, उसके बाद ये स्टेप्स ज़्यादा बनेंगे, ठीक है। तो ये ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहे हैं, बट ये वाला जो सोल्यूशन है इसके अंदर ये मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये ऐड करवाएंगे, ये डिवाइड करवाएंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3 से 4 स्टेप्स एक्स्ट्रा लगेंगे हमारे पास, ठीक है। यानी हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 स्टेप्स लगेंगे इस सोल्यूशन के अंदर। ये कम मेमोरी कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो हमारा जो सोल्यूशन नंबर 3 है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, ठीक है। आगे उसने ना आईटी सीरीज के अंदर दिया हुआ है डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो ये वही काम है, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। उसके बाद अभी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमने एल्गोरिथम के नहीं पढ़े, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं इनके डिफरेंस में। इसके बाद वही क्वेश्चन है एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज, पर उससे पहले ना ये वाला क्वेश्चन आ गया, तो चले इसे भी एक मरतबा डिस्कस कर लेते हैं, इसे भी एक मरतबा देख लेते हैं। अब यहाँ पे उसने फ्लो चार्ट के बताई हुई हैं चीज़ें और एल्गोरिथम की इधर बताई हुई हैं। कहते हैं जी स्टैंडर्ड सिंबल्स आर यूज्ड टू डिजाइन द फ्लो चार्ट। ये हम पढ़ के आए हैं। कहते हैं जी स्टैंडर्ड जो है ना सिंबल्स वो यूज किए जाते हैं फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। सिंपल इंग्लिश इज यूज टू राइट द एल्गोरिथम। एल्गोरिथम को बनाने के लिए हम सिंपल इंग्लिश यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड आ गया, कहता है जी फ्लो चार्ट इज मोर टाइम कंज्यूमिंग। ये ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, बट एल्गोरिथम इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। ये कम टाइम कंज्यूम करता है खुद को बनवाने के लिए। उसकी वजह उसके अंदर हमें सिंबल्स याद होंगी, पहले हम उन्हें ड्रा करेंगे नीटली, उसके बाद उसका फ्लो दिखाएंगे, फिर अंदर की उसकी राइटिंग करेंगे। बट जो एल्गोरिथम है उसके अंदर सिंपल हम राइट करेंगे चीज़ें और एल्गोरिथम तैयार हो जाता है हमारा। उसके बाद आता है इट इज़ डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। ये मॉडिफाई करने के लिए डिफिकल्ट होता है। इट इज़ ईजियर टू मॉडिफाई। ये आसानी से मॉडिफाई किया जा सकता है। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोल्यूशन। ये तो इसकी डेफिनेशन आ गई, ठीक है। कहता है किसी भी प्रॉब्लम की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ये। तो ये जो एल्गोरिथम है इसमें कहता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये स्टेप बाय स्टेप होता है प्रोसीजर सिंपल इंग्लिश के अंदर। आगे फिफ्थ क्या उसने बताया हुआ है, कहता है इट शोज द फ्लो ऑफ डिफरेंट स्टेप्स वेरी क्लियरली। ये जो है स्टेप्स का फ्लो जो है ना वो बहुत क्लियरली शो किया होता है इसके अंदर। उससे आगे इट डज नॉट शो द फ्लो ऑफ डिफरेंट स्टेप्स वेरी क्लियरली। कहता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता बट ठीक होता है। अब आगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो एल्गोरिथम, ठीक है। क्योंकि फ्लो चार्ट के तो हम पढ़ रहे हैं, अब ये एल्गोरिथम के आगे पहले एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। कहता है एल्गोरिथम इज इजी टू राइट। बिल्कुल इजी है। उसकी क्या वजह है? वजह ये क्योंकि उसके अंदर तो हम सिंबल्स यूज करते हैं ना, तो सिंबल्स को याद रखना या सिंबल्स को पहले बनाना, फिर उसके अंदर हमने इंग्लिश लिखनी है, कोई भी लैंग्वेज की लिखनी है, ताकि उसे हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें, सिंबल्स को रिप्रेजेंट कर सकें। बट जो हमारा है एल्गोरिथम, इसके अंदर हम सिंपल इंग्लिश यूज करेंगे, ये इजी है। नंबर 2, इट यूज सिंपल इंग्लिश दैट अलाउज यूजर टू अंडरस्टैंड द सोल्यूशन इजीली। कहता है ये सिंपल इंग्लिश को यूज करता है जिसकी वजह से जो यूजर होता है ना उसे आसानी हो जाती है सोल्यूशन को समझने के लिए। आगे थर्ड, इट इज हेल्पफुल टू सॉल्व लार्ज एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। कहते हैं ये हेल्पफुल होता है लार्ज और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए, ठीक है। आगे थर्ड, डिसएडवांटेजेस के क्या है? एडवांटेजेस हमने पढ़ लिया, अब आगे डिसएडवांटेज। कहता है जी एल्गोरिथम डज नॉट शो द फ्लो ऑफ डिफरेंट स्टेप्स वेरी क्लियरली। जैसे अब फ्लो चार्ट के अंदर तो हमने एरो बनाए होते हैं, स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में, ये यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे इनपुट हो रही है, यहाँ पे जी आगे एरो आ गया, आगे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे कंडीशन अप्लाई हुई है, यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो गया जी। इसके अंदर तो हमें फ्लो नजर आ रहा है, पर इसके अंदर फ्लो जो स्टेप्स का वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होता, क्योंकि गो टू ऑपरेशन आ जाते हैं और इस किस्म के ऑपरेशन आते हैं, वो एरर आ सकता है, ठीक है। छोटा मोटा एरर आ जाता है इसके अंदर, और हम अच्छे से जो है ना स्टेप बाय स्टेप चीज जो कहते हैं उसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। आगे सेकंड क्या है, इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एरर्स ड्यू टू यूज ऑफ गो टू स्टेटमेंट। कहते हैं गो टू स्टेटमेंट जो हम यूज करते हैं ना, इसकी वजह से हम एरर फाइंड करने के अंदर जो है ना काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। क्योंकि ये देखें अब 3 स्टेप्स हैं, यहाँ पे गो टू है, अप्लाई हुआ है चौथे स्टेप में। अब यहाँ पे आएगी, यहाँ से वापस चले जाएगी, फिर आएगी, फिर चली जाएगी, फिर चली जाएगी। हमें तो तभी एरर का पता चलना है ना जब हमें वो आउटपुट डिस्प्ले करवाएगा, बट आउटपुट उसने तब तक डिस्प्ले नहीं करवानी जब तक हमारे पास ऑपरेशन जो कंडीशन है वो ट्रू नहीं हो जाती।
ठीक है, उसके बाद उसमें हमें ये आउटपुट शो करवानी है। जब आउटपुट शो होगी तो अब हमें कौन सा पता है कि गो टू के कौन से स्टेप के अंदर जो है वो प्रॉब्लम आ रही है या एरर आ रहा है, हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। हमें दोबारा से उसे सारे को देखना पड़ेगा, दोबारा उसे बनाना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद उसने थर्ड क्या बताया हुआ, कहते थे द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम में बिकम डिफिकल्ट टू मॉडिफाई। कहते थे जो लार्ज बड़े बड़े एल्गोरिथम होते हैं ना, यानी बड़े सोल्यूशन हो जिनके, तो उनके एल्गोरिथम भी तो बड़े बनेंगे, कहते हैं वो डिफिकल्ट हो जाते हैं मॉडिफाई करने के लिए। ये बात उसने यहाँ पे बताई है थर्ड स्टेप में। ये तो यहाँ पे हमारा एल्गोरिथम वाला जो टॉपिक है ना वो कंप्लीट हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे टेस्ट डेटा का, टेस्ट डेटा की टाइप्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।